नमस्कार। आज है 4 मई, दिन गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गोवा में एससीओ समिट से पहले भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक। चीन के विदेश मंत्री के साथ भी भारत की द्विपक्षीय बातचीत। एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे। शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले पर रूस का बयान। कहा, पुतिन पर हमले के पीछे अमेरिका की साजिश। हमले में पश्चिमी देशों का हाथ। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे भूपिंदर हुड्डा। सुप्रीम कोर्ट का पहलवानों की याचिका पर सुनवाई से इंकार। बृजभूषण बोले, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 150 अंक चढ़कर 18,250 के पार हुआ बंद। मेटल, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक और छोटे मझौले शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। अब वो खबरें जो सुबह से लेकर अब तक रही सुर्खियों में। महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि ये मामला यहां पर बंद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आगे कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने कहा कि वो सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। बिहार में हो रही जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के आदेश को पहले समझेंगे, फिर तय करेंगे आगे क्या करना है। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी के तमाम नेता उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। आज फिर मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी नेताओं ने बैठक की। सेंटर के बाहर शरद पवार के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। इस पर पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग का सम्मान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि कार्यकर्ताओं से बिना बात किए ही इस्तीफा दे दिया। पवार ने कहा कि अब 5 मई को 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी उनसे फैसला वापस लेने की अपील की है। कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के चुनावी वादे के बाद मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। आज बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा पाठ किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। कर्नाटक में बजरंग दल सड़कों पर उतरा। बेंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पाठ किया तो कुलबर्गी में बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र ही जला दिया। शाम 7 बजे से पूरे राज्य में हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित वनिगम पाइन क्रेरी इलाके में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आज तड़के इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि ये पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन था। आतंकियों के पास से एक AK-47, एक पिस्टल और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज आर्मी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा राज्य के किश्तवाड़ में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 3 अधिकारी सवार थे। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक पायलटों को चोटें आई हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। किश्तवाड़ के एसपी ने कहा कि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और तत्काल बचाव का काम भी शुरू कर दिया।
करीब 1 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर एटीसी से संपर्क टूटने के बाद 16 मार्च को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार कुख्यात अनिल दुजाना को एसटीएफ ने भोला झाल पर घेर लिया। इस दौरान दुजाना ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश भी की। इसी बीच पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। अनिल दुजाना पर यूपी समेत कई राज्यों में 64 हत्या, रंगदारी, फिरौती के केस दर्ज हैं। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी में खौफ का पर्याय बना हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले से राज्य में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात कर दिया गया। सेना के जवानों ने आज राज्य के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि बुधवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मणिपुर के सभी 10 जिलों में मार्च निकाला था। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई। प्रदर्शनकारी मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। बताएं आपको, मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार को मैती समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार रात हुए भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सब एक ही परिवार के थे जो कि शादी समारोह में बोलेरो से जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी। इसके चलते मौके पर ही सभी की मौत हो गई। एक घायल 1.5 साल की बच्ची ने रायपुर ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात को करीब 9:30 बजे इनकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर बालोद के जगतरा पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आज सुबह के मौसम ने दिल्ली वालों को चौंका दिया। सुबह आज हल्का कोहरा दिखाई दिया जो मई के महीने में असामान्य है। लोगों की नींद खुली तो आसमान में कोहरा छाया हुआ था। तापमान भी करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के पास था। बताया जा रहा है कि लगातार 3-4 दिनों की बारिश की वजह से एक कोहरा दिखाई दिया। दिल्ली और आसपास के एक क्षेत्र में सामान्य रूप से मई का महीना साल में सबसे ज्यादा गर्म होता है। और अब दिखाते हैं आज की कवर स्टोरीज। अपने क्लाइंट्स के लिए कंपनियां खोलने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट की चिंता बढ़ गई है। चिंता इसलिए क्योंकि ये अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्रालय के 3 मई के एक नोटिफिकेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी पीएमएलए नोटिफिकेशन के मुताबिक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए अगर किसी क्लाइंट के लिए चुनिंदा वित्तीय सौदे करते हैं तो वो पीएमएलए कानून के दायरे में आ जाएंगे। सबसे अहम है कंपनियां लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट बनाने, खोलने, चलाने पर ये प्रोफेशनल्स पीएमएलए के दायरे में आएंगे। इसके अलावा क्लाइंट के लिए अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री, क्लाइंट के धन, संपत्ति और सिक्योरिटीज का देखभाल करने पर भी पीएमएलए कानून लागू होगा। बैंक और सिक्योरिटीज के खातों का संचालन, कंपनियों के कामकाज के लिए पैसे जुटाने पर भी पीएमएलए के दायरे में आएंगे। हालांकि संशोधन में वकीलों को इससे बाहर रखा गया है। सरकार खोखा यानी शेल कंपनियों के बढ़ते कामकाज से काफी चिंतित है और बिना किसी कामकाज के हजारों की संख्या में खुली कंपनियों का मकसद काले धन को सफेद करना होता है। ऐसी कंपनियों में ओनरशिप की मल्टी लेयरिंग होने से असली मालिक तक पहुंचने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। हाल के बरसों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई में कई मामले इस तरह के सामने आए हैं जिसमें प्रोफेशनल्स की भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको बताएं कि सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करनी होगी, जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं, सौदे का मकसद क्या है। अगर जानबूझकर किसी अवैध स्रोत वाले फंड से हुए सौदे को अनदेखा करने पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पेनल्टी
भी इन पर लगा सकती है अगर ऐसा होता है तो। क्लाइंट के किए गए जो सौदे हैं सभी सौदों का उन्हें रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही इसकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के डायरेक्टर को भी देनी होगी। प्रोफेशनल्स की चिंता यह है कि एजेंसियों का PMLA कानून में दोष साबित करने का रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियों के चक्कर में फंसने पर उनके लिए राह कठिन हो सकती है। दलील तो यह भी है कि तीनों प्रोफेशनल्स के लिए तो पहले से ही संसद के पास किए हुए अलग अलग कानून के तहत बनी संस्थाएं हैं जो कामकाज पर निगरानी रखती है। ऐसे में PMLA कानून के दायरे में इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। खास और बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है TP ओसवाल, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव, असीम चावला, मैनेजिंग पार्टनर ASC लीगल सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स। आप तीनों ही खास एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। सुभाष जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, हमने ये जो पूरी रिपोर्ट दिखाई, ये डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि क्या है इस कानून में बदलाव के मायने, फिर भी आपसे हम समझना चाहते हैं कि CA, CS इन सबको PMLA के अंदर लाने के पीछे की नीयत क्या हो सकती है गर्ग सर? धन्यवाद। देखिए, सरकार ने नोटिफिकेशन तो निकाली है और उसमें CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे आपने बताया वो अदर प्रोफेशनल्स की कैटेगरी होती है, उसमें शामिल करते हुए PMLA के स्कोप में ले आए हैं। लेकिन सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट नहीं किया कि क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आपको नोटिफिकेशन से तो नहीं अंदाजा लग सकता, लेकिन आप फिर बाहर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, कोई पुराने केसेस या कुछ उसी से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जो मेरी समझ में है उसके हिसाब से संभवतः सरकार और ED के पास ये शायद कुछ ऐसा एविडेंस रहा, कुछ किसी एक दो केसेस भी हुए हैं कोर्ट्स में जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या और दूसरे प्रोफेशनल हैं, उन लोगों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंसेस उसमें PMLA एक्ट में लिखे हुए हैं उनके करने में उसके लिए प्राथमिक पार्टी वही है जो उसमें इन्वॉल्व है, बट उसकी मदद करना भी PMLA में वैसे भी कवर्ड है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो इसमें, जैसे 6 चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है कि 6 तरह के ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन सीधे एसोसिएटेड नहीं होते थे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से। वो सर्विसेज थी कुछ इस तरह की, जैसे आपने भी बताया कि अगर आपने किसी के लिए कंपनी बना दी, अब वो कंपनी बना के कंपनी चलाने वाले ने अगर कोई अपराध किया तो कंपनी बनाने वाले के लिए, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उसकी कोई अपराध अभी नहीं था। अब ये इसी तरह से आप उसका पैसा मैनेज करते हैं या आप उसके सेविंग अकाउंट या दूसरे और अकाउंट में मैनेज करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं इसमें, जैसे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट भी अगर किसी कंपनी का आप करते हैं, अब उसका क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट में आएगी। किसी के लिए आप फाइनेंस रेज करते हैं तो क्या वो मैनेजमेंट में आएगा, या किसी के लिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या आप उसके लिए उनके कोई अकाउंट्स बना के देते हैं, ये मैनेजमेंट वगैरह में आएगा या नहीं, ये ग्रे एरिया। तो शायद ऐसा महसूस किया होगा सरकार ने कि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को भी अंदाजा होता है अच्छी तरह से कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उनके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन डाला जाए। जो आज का अमेंडमेंट हुआ है उससे ये ऑब्लिगेशन डलता है कि अब उनको ऐसे सभी क्लाइंट्स के लिए जिनको ये ऐसे सर्विस देते हैं उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें, उनकी KYC करें, और आवश्यकता हो जब भी कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए उनसे तो वो डायरेक्टरेट को और दूसरी संस्था जो इसमें लगी हुई है उसको सप्लाई करें। बहुत साफ नहीं है कि अभी क्या चाहती है सरकार। शायद कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस तरह से ही कुछ सूचना और मिल जाए या कनेक्शन बन जाए
अभी देखना बिल्कुल पड़ेगा गर्ग सर, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सर आपने जैसा बताया, सरकार जो जो इस पूरे नोटिफिकेशन के पीछे जो बेस नजर आ रहा है, सरकार चिंतित है कि जो शेल कंपनियों की बढ़ती संख्या है उससे सरकार चिंतित है, इसलिए उन्होंने ऐसा एक कदम उठाने की सोची है। पर ओसवाल सर, ये समझना जरूरी है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करना तो ठीक बात है, लेकिन ये सब पर लागू कर देना, ये आपको कितना सही लगता है? ये ऐसा मामला लग रहा है कि कुछ जो मछलियां हैं वो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, इसलिए खामियाजा सबको भुगतना ही पड़ेगा। की बात बिल्कुल सही है कि इस सब चीजों के लिए पॉइंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट को मानना बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट ये काम करते भी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ही करते हैं। इसमें लॉयर का पूरा सहयोग होता है, लॉयर की ओपिनियन लिए बगैर कुछ होता नहीं है, तो लॉयर को इसमें छोड़ दिया गया है। क्यों? और दूसरे भी प्रोफेशनल होते हैं, उन सबको नहीं लिया गया दायरे में। एक सिलेक्टेड प्रोफेशनल को लेने से आप दायरा पूरा नहीं कर रहे हो, और ये काम करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। उनको तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इंडिया में, तो उनको जवाबदारी भी जब ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है तो किसके थ्रू उसने कंपनी सेटअप की है, उस ऑफिसर को भी साथ में पकड़ो है, उसको भी अंदर रखिए एक बार, बाद में इंक्वायरी होने के बाद छोड़िए। लेकिन ये एक कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन को इस तरह से स्पेसिफिकली कवर करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और ये कोई लॉजिकल नहीं लगता है। एक बात तो स्पष्ट सही है कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ वर्ल्ड ओवर में लोगों को ये पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है। कैसीनो, होटल्स और लॉयर्स और अकाउंटेंट्स और फिर बैंकर्स और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये पूरी चेन यदि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेना इस फील्ड में, या लॉयर से कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। तो लॉयर को नहीं लेना ये भी गलत है, जबकि ये प्रोविजन इस तरह से लेके आ रहे हो, आधे अधूरे लेके आ रहे हो, तो फिर उससे नतीजा निकलने वाला क्या है? कुछ नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि ये इस पूरी कड़ी में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, और भी बहुत सारे इस कड़ी में जो अहम पहलू हैं उनको इससे अलग रखा गया। जैसे आपने लॉयर्स का यहाँ पर जिक्र किया, वो इसके दायरे में क्यों नहीं है? असीम जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा सुभाष जी ने भी जिक्र किया था, जैसा ओसवाल सर भी कह रहे हैं, कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं लग रही हैं, क्योंकि जो सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अपने संस्थान भी है, उन पर उनके भी अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो पीएमएलए के अंदर लाने का एक बड़ा मकसद क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि पीएमएलए कानून के जो मामले होते हैं वो काफी लंबे समय तक लंबित पड़े रहते हैं, काफी लॉन्ग इनका एक पूरा कार्रवाई का प्रोसेस होता है, और दोष सिद्ध करने का जो अनुपात है वो भी पीएमएलए कानून के तहत काफी ज्यादा कम है। स्वाति, शुक्रिया शो पे आमंत्रण करने का। इसमें 3 या 4 इम्पॉर्टेंट बातें को ध्यान से देखना होगा। पहली बात यह कि संशोधन का इम्पैक्ट क्या है। संशोधन के इम्पैक्ट से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट रिपोर्टिंग एंटिटी के दायरे में आ जाते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी को सेक्शन 15 के तहत आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद कुछ रिपोर्टिंग देनी होगी टाइम टू टाइम, जो बैंकों को और मनी लॉन्ड्रिंग के मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रेगुलेशन के तहत है। अब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक समान नहीं है, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एक समान नहीं है, तो क्या वो रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म होगा? 10 लाख की एग्जिस्टिंग लिमिट होगी, छोटे सीएस को, बड़े सीएस को, बड़ी मछली, छोटी मछली। तो पहली बात तो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर सेक्शन 12AA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कहता है कि ड्यू डिलिजेंस को इन्हांस करना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो इसका एक इम्पैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे है। 2019 में स्वाति, आपको बिल्कुल पता है कि जो आप मकानों की या
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते थे, 2019 से आपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग एंटिटी में डाला, तो वो दायरा धीरे धीरे बड़ा हो गया। ज्वेलर्स हो गए, 2019 में वो अमेंडमेंट हुई, 23 में ये हुई। तो इससे एक तो ये हो गया इम्पैक्ट एनालिसिस। अब आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आपने 2-3 बार उसका हलफ दिया। उसकी ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? उसकी ज़रूरत पड़ती है OECD की ये रिपोर्ट से, एंडिंग द शेल गेम। 2021 में OECD फ्रांस ने एक रिपोर्ट निकाली कि किस तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह से मदद करते हैं इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ से। आई एम श्योर आपके चैनल के माध्यम से ये सब रिपोर्ट देख सकते हो, 2021 में आई है रिपोर्ट। और मैं हैरान हुआ इस रिपोर्ट को देख के कि इंडिया तो एक फुल मेंबर OECD भी नहीं है, फिर भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 3,09,000 डायरेक्टर, 2.25 लाख कंपनियां और लगभग 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे जिनको उन्होंने प्रोफेशनल एनेबलर की कैटेगरी में डाला कि उन्होंने कुछ इस तरह का कार्रवाई किया जिसको आप ठीक से नहीं, जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी या जिसको आप कंटेम्पचुअस एक्टिविटी कह सकते हैं। और रिपोर्ट के 32वें पेज पे एक वहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया कि ये 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर से ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की गई। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो OECD ने लिखा है कि उसमें शायद इंस्टीट्यूट का एक रोल, वो विषय को अभी साइड पे रखते हैं। देखने वाली बात यह है कि जब इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे सेक्शन 15 के तहत, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या मदद करेंगे या उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देंगे जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मेक्सिको, यूके में ये प्रोफेशनल अनेबलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन है। स्वाति, 50% आपकी फीस फॉरफिट की जा सकती है, सिविल एक्शन लिए जा सकते हैं। मेरी वरी इस समय जो सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल होने के नाते ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्लायंस डाल देंगे, जितना वो बेचारा कमा नहीं पाता उससे ज़्यादा उससे कागज़ काले करवाएंगे, रिपोर्टें मंगवाएंगे। एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट करनी होगी, सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा को तालमेल से करना पड़ेगा। इस समय देखना यह है कि सरकार ने तो ये उत्तरदायित्व डाल दिया इन 3 एजेंसीज पे। अब बजाय ब्लेम गेम करने के कि किसकी जिम्मेदारी है, कौन करेगा, उसमें एक अदना सा चार्टर्ड अकाउंटेंट मारा जाएगा जिसके पास तो बड़ा पैराफरेलिया है, वो तो मैनेज कर लेगा और वो एडेड कॉस्ट को फीस में भी डाल देगा। जो छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से वो क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस करेगा 12AA में। असीम जी, जो आप बात कह रहे हैं, जो आपने जिक्र किया था बड़ी मछली छोटी मछली का जिक्र आपने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेटली, कि इसमें भी क्या एक फेयर एक डील हो रही है कि नहीं हो रही है। सुभाष सर, ये समझना जरूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर ओसवाल सर ने भी किया और असीम जी भी इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो पूरा नेक्सस है, अगर यहाँ पर काले धन को सफेद करने की बात चल रही है और PMLA के दायरे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इस कड़ी में जो मिसिंग लिंक्स है, क्या उनको भी इसके दायरे में लाना जरूरी है? क्या सिर्फ एक ही पार्टी के एक्टिव होने से इतना बड़ा एक कारोबार क्या हो सकता है? क्या मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? और क्या इसके दूरगामी इफेक्ट सर हो सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत लंबे चक्रव्यूह में इसके चलते पड़ सकते हैं। क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए? आपको लगता है जरूरी है ऐसे किसी एक्ट में और भी लोगों को शामिल करना, बशर्ते सिर्फ आप CS को शामिल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है थोड़ी सी तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे नहीं लगता कि आज की ये नोटिफिकेशन जो कल जारी हुई है उससे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी कंपनी सेक्रेटरी या सभी कॉस्ट अकाउंटेंट को ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गया है कि वो सब PMLA में शामिल हो गए हों। नोटिफिकेशन की जो मेरी रीडिंग है वो ये कहती है कि अगर ये 6 तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही इसकी परिभाषा में आएंगे। तो मुश्किलात इस बात की है कि वो 6 ट्रांजैक्शंस जो उसमें लिखे हैं उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। उसमें बड़ा क्लियरली कंपनी बनाना और शेल कंपनियां वगैरह तो शामिल उसमें 5वें नंबर पे बड़े क्लियरली आती है, बाकी सब इतने क्लियर नहीं है। दूसरा कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के काम में इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
वो तो मुख्य जो अपराध है उसको करने के लिए वैसे भी चाहे वो सीए हो चाहे ना हो, वो उसमें कवर्ड हो जाते हैं। उनके लिए आपको ये नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। बैंकर, इंटरमीडियरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो ये अगर मान लीजिए जैसे कोई लॉयर है, लॉयर अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है किसी प्रिंसिपल पार्टी के साथ या इनडायरेक्टली उनको मदद करते हुए, तो वो तो अपराध में वैसे ही शामिल हो जाता है। बट एज ए प्रोफेशनल आपका ये पॉइंट फेयर है कि अगर प्रोफेशनल्स को आप शामिल कर रहे थे, तो ये 6 जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जो भी प्रोफेशनल्स करते हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे और कोई प्रोफेशनल हो, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं, तो सारे प्रोफेशनल को शामिल करना चाहिए था। इनको केवल सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट को एक्सक्लूसिवली शामिल करना शायद उचित नहीं। बिल्कुल। ओस्टवाल सर, ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि ये इस नियम के अमल में आने के बाद प्रैक्टिकली किस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रोफेशनल्स को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसा अभी हमने चर्चा की कि एक बार जब पीएमएलए के अंदर ये मामला आ जाता है, कोई इसके गिरेबान में जकड़ आ जाता है, जकड़ लेता है, तो काफी लंबे समय तक अदालतों में मामला चल सकता है। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप आने वाले टाइम में सर देखते हैं प्रोफेशनल्स के लिए? किसको पूछा गया आप सवाल? ओस्टवाल सर, आपसे सवाल है। किसके लिए है? आपकी आवाज सुनाई नहीं सर, दे रही। ओस्टवाल सर आपके लिए सवाल है। ओस्टवाल सर आपके लिए सवाल है। अच्छा देखिए, आप जो कह रहे हैं कि इसके कारण क्या होगा, अभी केवाईसी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट, कोई भी नया क्लाइंट लेता है, वो पुराना नहीं है, तो उसको उसकी काफी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। अब आसिम ने सही कहा कि छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये करने में असक्षम रहेगा। वो इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हो बिग फोर को, बिग बड़ी फर्मों को ही काम दे रहे हो, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क होगा। हो सकता है वो भी करते हो लेकिन नहीं करते हो, लेकिन आप एक एश्यूम करके चल रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करता है। और गर्ग साहब ने सही कहा कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है, तो लेकिन केवाईसी करना पड़ेगा, और केवाईसी करने के बाद में भी डॉक्यूमेंटेशन लेने पड़ेंगे, और उसके बाद में ये काम करेगा, एडवाइस करेगा। लेकिन जो करने वाला है, गलत काम जो करने वाला है, वो केवाईसी भी कर लेगा। तो इसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए कि इसके सॉल्यूशन क्या है। और जो भी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, समझो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा जाता है, तो उसके साथ साथ जो भी इन्वॉल्व है सभी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, लॉयर साथ में आएगा उसको ले लीजिए, बैंकर्स को ले लीजिए, या इंटरमीडियरी दूसरा कोई है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। खास करके हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज एक टैक्स ऑफिसर क्या करता है? झूठा झूठा असेसमेंट कर देता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का लगा दे, सॉरी ब्लैक मनी एक्ट लगा देता है, और बड़ा बड़ा असेसमेंट कर देता है टैक्स पेयर पे, 25,000 करोड़ की डिमांड निकालता है। और लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो असेसमेंट ऑर्डर देखिए आप, तो एक ही चीज को 4 बार एडिशन करता है, तो उसकी जवाबदेही कहाँ है उसके पास? वो तो छूट जाता है। तो उसके कारण तकलीफ कितनी होती है टैक्स पेयर को, वो देखिए ना। और वो जेन्युइन टैक्स पेयर है तो भी वो हरेस्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है, एक्शन लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। ऐसी बात है नहीं कि कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, ये काम हो रहा है। ओईसीडी ने रिपोर्ट में कहा है, असीम ने बताया, वो भी बात सही है। यदि पब्लिक इज इन्वॉल्व, टेक एन एक्शन। और गवर्नमेंट ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, ये एक ताज्जुब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। असीम, मैं यही आपसे समझना चाहती हूं कि फेयर प्ले हो इसमें, और वो लोग जानबूझकर ना फंसे जिन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके लिए जैसा कि ओस्टवाल सर भी कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइंस क्यों नहीं तय की गई, क्या कुछ और इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए इस पूरे नोटिफिकेशन में? और भी कुछ आना बाकी है जिससे कि क्लियर हो कि सही में किसको गुनहगार बनाया जाए और कौन बचना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए कहता है कि आपको ऑब्लिगेशन होगा रिकॉर्ड मेंटेन करने का, और रिकॉर्ड मेंटेन के बड़े लंबे चौड़े रूल्स हैं। 13 में फाइन भी लग सकता है, सेक्शन 13 में। 15 में क्या रिपोर्टिंग देनी है वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में आप सबका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखें,
और उस तरह से करें। अभी भेड़चाल का टाइम नहीं है। इंस्टीट्यूट और NFRA को एक माता पिता का रोल अपनाना पड़ेगा, बजाय ये कि आप ठीक या मैं ठीक। और अगर ये तीनों इंस्टीट्यूट पे लागू है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पे भी, ठीक। और इसके अलावा जो होगा, अब वो जब रूल्स आएंगे, वो किस तरह के रूल्स आएंगे, उसका क्या स्वरूप होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसको जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है ना, कि जितना छोटा उतना छोटा उस पर बोझ डालो, जितना बड़ा उस पर उतना बड़ा बोझ डालो। तो एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपको जागरूकता लानी पड़ेगी इसमें कि आप कैसे करेंगे। KYC का जिक्र ओसवाल साहब ने भी किया। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि प्रैक्टिस और मैल प्रैक्टिस में बड़ा फ़र्क है। आप मैल प्रैक्टिस की बात करेंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। और जो प्रोफेशनल एनेबलर्स का कॉन्सेप्ट OECD बता रहा है और कंपैरेटिव लॉ बता रहा है कि जी 50% फीस, सिविल सैंक्शन होगी, वो सेक्शन 13 ऑफ PMLME भी हो सकता है। PM मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में नोइंगली असिस्ट करना, जो सेक्शन के वर्ड्स हैं, जिस तरह से लॉ लिखा गया है। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्लाइंट के बारे में सरकार को, RBI को इन्फॉर्मेशन दूं। ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हूँ, नोइंगली असिस्ट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, जो लॉ का रूपरेखा है, तो चाहे मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूँ या ना करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं इन्वॉल्व तो नहीं हूँ और आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी का थोपा मेरे पे लगा दिया, तो वो क्या इक्विटेबल है कि नहीं है। इस समय ज़रूरत है संयम की और इसको प्रॉपरली हैंड होल्ड करने की। नहीं तो प्रोफेशनल का विश्वास जो है ना, अपनी प्रोफेशनल बॉडी से उठ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI जो भी डिसाइड करेंगे वो फिर उसके लिए एक मान्य हो जाएगा। सेक्शन 13 में तो बड़ी एक हास्यात्मक बात है, जिसको आयरॉनिकल बात कह सकते हो या हास्यात्मक बात कह सकते हो, कि फाइन लगाने से पहले जो पहले अनअमेंडेड प्रोविजन थे कि कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले ली जाएगी। अब मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पे फाइन लगाना चाहते हैं तो किसकी मदद लेंगे उसके आंकड़े देखने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको नी जर्क रिएक्शन, फिर 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप फॉरवर्ड ना करके ठीक से देखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या इस देश में, तो कुल मिलाकर सरकार जो चिंता जता रही है, जो जिस तरीके से, जैसा कि असीम भी कह रहे हैं, हमारे बाकी 2 एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि सरकार की चिंता साफ है कि बढ़ती शेल कंपनियों के चलते वो CA हो गया, CA से कॉस्ट अकाउंटेंट को PMLA के दायरे में लाना चाहती है। नोटिफिकेशन में साफ जरूर है, लेकिन गेहूं के साथ गुड़ न पिस जाए और जो लोग इसमें नहीं शामिल हैं वो भी जबरदस्ती लंबे मामलों में ना फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर हमने एक फेयर चर्चा की है। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तीनों ही खास एक्सपर्ट्स का अपने अपने राय रखने के लिए। TP ओसवाल सर, आपका धन्यवाद। सुभाष गर्ग जी, आपका भी धन्यवाद करेंगे। और असीम चावला जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आजकल YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब के जरिए कमाई के खूब ऑफर आ रहे हैं। दरअसल WhatsApp और Telegram पर आने वाले ऐसे ऑफर पूरी तरह से फर्जी होते हैं। लाइक सब्सक्राइब वाले ठगी के इस खेल में जालसाज अपने शिकार को भरोसे में लेने के लिए शुरू में पैसे भी जुटा देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शिकार इनके जाल में फंसता है, उसकी गाढ़ी कमाई साफ हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। यहाँ डाले गए वीडियो और रील से लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म्स जालसाजों की कमाई का भी बड़ा जरिया बन चुके हैं। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर मोटी कमाई का ऑफर मिलता है तो चौकन्ना हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ठग के रेडार पर हैं। आप शॉर्टकट कमाई के लालच में फंसे नहीं कि आपकी गाढ़ी कमाई में ठग सेंध लगा देगा और आपके अकाउंट का पैसा साफ हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब वाली इस ठगी के जाल में वो युवा और गृहिणियां आसानी से आ रही हैं जिनके पास समय और पैसे कमाने की ललक तो है, लेकिन आमदनी का जरिया नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर लाइक और सब्सक्राइब से पैसे कमाए जा सकते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बस यही सोच का ठग फायदा उठाते हैं। वे हर लाइक और सब्सक्राइब पर यूजर्स को 50 रुपए देने की बात कहते हैं। शुरुआत में ये अपने शिकार को फंसाने और भरोसे में लेने के लिए पैसे देते भी हैं।
भरोसा बढ़ जाने पर ठग अपने शिकार को और अधिक पैसा कमाने का लालच देते हैं। उन्हें मेंबरशिप लेने के लिए कहा जाता है। मेंबरशिप के नाम पर उनसे कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं। ठग उनकी कमाई और बढ़ा देता है। फिर ठग शिकार से प्राइम मेंबरशिप लेने को कहते हैं। शिकार का लालच बढ़ चुका होता है, ऐसे में वह प्राइम मेंबरशिप के पैसे भी जमा कर देता है। उसकी कमाई और बढ़ जाती है। फिर ठग यूजर्स को एक लिंक पर जाने को कहता है। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर के बैंक खाते से पूरा पैसा साफ हो जाता है। इस तरह की ठगी का एक और मोडस ऑपरेंडी होती है। इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर कैशबैक का ऑफर दिया जाता है। इसमें यूजर्स को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना होता है। उनसे शुरुआत में 1000 रुपए जमा करवाए जाते हैं। बदले में उन्हें 30% बढ़ाकर यानी 1300 रुपए यूजर्स को देते हैं। इससे यूजर्स का लालच बढ़ जाता है। लालच बढ़ते ही उसे मोटी आमदनी के लिए एक बड़ी रकम जमा करने के लिए कहा जाता है। लालच में फंसकर यूजर ठग के जाल में फंस जाते हैं। उसे जमा गई मोटी रकम पर भी 30% की कमाई की उम्मीद रहती है। आखिर में ठग की ओर से यूजर्स को क्रिप्टो देने का लालच दिया जाता है। साथ में यूजर्स को एक लिंक भेजा जाता है। इस दौरान तक यूजर्स का ठग के प्रति भरोसा काफी बढ़ चुका होता है। यही खेल हो जाता है। लिंक पर जाते ही यूजर्स का मोबाइल क्लोन हो जाता है और उसके खाते की रकम साफ हो जाती है। जी बिजनेस आपको अलर्ट करता है। आप शॉर्टकट कमाई के लालच में कतई ना फंसें और ऐसे मैसेज को बिल्कुल इग्नोर करें, वरना जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई पर कब और कैसे हाथ साफ कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बताएं कि गो फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को 9 मई तक के लिए रद्द करना पड़ा है। खबर यह भी कि डीजीसीए ने यात्रियों के पैसे लौटाने पर गो फर्स्ट एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं। पूरी खबर डिटेल में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे। दिन है ग्राउंडेड होने का और गो एयर ने आज एक और ऐलान किया है। उसका ऐलान ये कहता है कि 9 तारीख तक उसके सारे ऑपरेशन जो हैं बिल्कुल बंद रहेंगे, यानी कि पूरी तरीके से सारे ऑपरेशन बंद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने इस मामले में जो रिप्लाई था कंपनी का उस पर संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर आपको ऑपरेशन आप कभी भी शुरू कीजिए, लेकिन आपको जो रिफंड की व्यवस्था है वो तत्काल प्रभाव से जारी करनी पड़ेगी। और ये रिफंड भी अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि इसके पहले जो मौजूदा नियम है उसके अनुसार आपको जो ग्राहकों को रिफंड देना ही होगा। साथ साथ डीजीसीए ने यह भी कहा है कि 15 मई तक आपने कहा है कि बुकिंग नहीं होगी, तो अगर 15 मई तक बुकिंग नहीं हो रही है तो अगला अपडेट कोई इसमें नया न हो, यानी कि सख्त निर्देश ये है कि कोई नई तारीख न दी जाए। इसके साथ साथ जो ग्राहकों को या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको जो रिफंड की व्यवस्था है वो तत्काल प्रभाव से जारी की जाए। साथ साथ कंपनी ने ये जरूर कहा है एनसीएलटी कोर्ट में कि वो इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो आगे उड़ान भर सकें। तो इससे साफ निर्देश ये जा रहा है, साफ संदेश यही जा रहा है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपने गो एयर का टिकट लिया है तो आपको अपनी यात्रा के लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था करके रखनी होगी, क्योंकि अगर आप इसी के भरोसे रहते हैं तो हो सकता है आपका जो काम है या हो सकता है आपकी यात्रा पोस्टपोन या रद्द करनी पड़ जाए, क्योंकि निकट भविष्य में ये एयरलाइंस जो है अपनी यात्रा शुरू करेगी, इसकी संभावना बहुत ही कम दिख रही है। उधर एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की खुद से दायर की गई दिवालिया याचिका पर सुनवाई की। एयरलाइंस ने एनसीएलटी से अंतरिम मॉरेटोरियम की मांग की थी। गो फर्स्ट ने एनसीएलटी से कहा कि कंपनी मौजूदा स्थिति से उबर सकती है और उसे मॉरेटोरियम यानी थोड़े वक्त की जरूरत है। सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने भी एनसीएलटी से कहा कि उन्हें एयरलाइन के अंतरिम मॉरेटोरियम की मांग पर गंभीर आपत्ति है। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इस जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ है। अनुवेश, याचिका पर एनसीएलटी ने फैसला सुरक्षित रखा है गो फर्स्ट की, आज सुनवाई में क्या हुआ? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीएलटी कोर्ट ने अपना जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा हुआ है, ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है और जैसे थोड़ी ही समय में कल तक हम लोगों को एनसीएलटी का कोर्ट केस आ जाएगा। इसमें गो फर्स्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आईबीसी सेक्शन 10 के अंतर्गत ये बेंच के पास प्रोविजन है कि वो इस पे इंसॉल्वेंसी केस पे वो सुनवाई ऑर्डर दे सकती है। और इसको ये कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है, जो लेसर के जो बेसिकली लॉयर थे उन्होंने ये कहा है कि एनसीएलटी के पास ये प्रोविजन नहीं है सिर्फ इस केस को लेके कि वो इस चीज पे ऑर्डर दे सकती है, जबकि गो फर्स्ट का ये
कहना था कि एनसीएलटी कोर्ट के पास ये स्ट्रेंथ है और ये पावर्स है कि वो इस पे ऑर्डर पे दे सकती है। और इंसॉल्वेंसी के लिए गो एयर अपनी तरफ से आया था, तो इस वजह से गो एयर का गो फर्स्ट का ये कहना है कि आप हमारा इस पे ऑर्डर दे दीजिए, जिससे कि हम हमारे जो 28 फ्लाइट्स ऑलरेडी हमारे जो ग्राउंडेड हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो पीएनडब्ल्यू के इंजन फॉल्ट के कारण हमारी 28 फ्लाइटें जो हैं वो ग्राउंडेड हैं और अभी हमारी सिर्फ 26 फ्लाइट जो हैं जो हमारी चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एनसीएलटी कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और जैसे ही आगे हमको कुछ समय के बाद ये पता चलेगा कि ऑर्डर कॉपी में क्या आ रहा है। जी धन्यवाद करेंगे फिलहाल आपका अनुवेश इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब स्पाइस जेट अगले 2 से 3 महीनों में अपने सभी 25 ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट्स को उड़ान भरने के लिए तैयार कर लेगी। जी बिजनेस से खास बातचीत में एसोचैम प्रेसिडेंट और कंपनी के सीएमडी अजय सिंह ने ये बात कही है, सुनिए। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि कल स्पाइस जेट ने अनाउंसमेंट की कि 25 ग्राउंडेड जहाज़ों को वापस वो फ्लाई बोर्ड में लेके आएंगे। इसके लिए क्या टाइमलाइन है, किस तरह की प्रक्रिया फॉलो करें और कैसे उसको शुरुआत करें? देखिए, बहुत जल्द हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। सारे जहाज़ 2 से 3 महीने में आ जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जो पीक सीज़न है इसमें भी कुछ जहाज़ वापस आ सकें। ये वो जहाज़ हैं जो कोविड के समय पे ख़राब हो गए थे, ज़मीन पे हैं और इनकी वजह से कई शहर जो स्पेशली जो छोटे शहर हैं उस पे हमारी कनेक्टिविटी कम हो गई। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन जहाज़ों को वापस हवा में ला सकें और ये जो कनेक्टिविटी है स्पेशली ये जो छोटे शहरों की कनेक्टिविटी है इसको रिस्टोर कर सकें। इसमें भारत सरकार की जो ECLGS स्कीम है उससे भी हमें मदद मिली है और जो धनराशि उस स्कीम के द्वारा हमें मिली है उसको हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये फिनोमेना देखा गया कि कई किराए जो है लगातार बढ़ रहे हैं उन सेक्टर्स पर, विशेष तौर पे जहाँ पे कि गो एयर फ्लाई कर रहा था। इसको कैसे आप देखते हैं? क्या इसमें निकट भविष्य में कोई कमी आने की भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। जब भी ऐसी कोई डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है तो फेयर्स कुछ दिन के लिए इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता और जल्द ही सारा ये जो पूरा माहौल है सामान्य हो जाए। आइए अब गोल्ड की बात करें। गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड हाई देखा जा रहा है। MCX पर सोने के भाव 61,490 की नई ऊंचाई पर भी पहुंचे। इस खबर पर बातचीत करते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय, गोल्ड नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी तेजी आई है और 61,500 के करीब गोल्ड का पहुंचा है घर, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मतलब इससे पहले गोल्ड का ये प्राइस कभी दिखा नहीं था इंडियन मार्केट में। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया है और ग्लोबल स्पॉट मार्केट में गोल्ड ने $2,080 के स्तर को पार किया है, जो कि ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है और ये जो तेज़ी आई है इसके पीछे कई बड़ी वजह है। हालांकि जो गोल्ड के फंडामेंटल हैं वो लंबे समय से मजबूत हैं, लेकिन आज की जो तेज़ी है इसके पीछे तात्कालिक वजह ये है कि अमेरिका में जो फेड का फैसला आया कल ब्याज दरों को लेकर, जिसमें 0.25% की बढ़ोतरी की गई, लेकिन इस बढ़ोतरी को मार्केट ने डिस्काउंट किया था और बाजार को अब ये लगने लगा है, या जो इंडिकेशन फेड की तरफ से मिला है उससे मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद अब फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक जाए और इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है और इसीलिए गोल्ड की कीमतों में बड़ी छलांग यहाँ पर हमने देखी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में जो बैंकिंग का संकट है वो और गहराने की आशंका बढ़ गई है। कुछ और बैंकों के संकट सामने आए, इससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये एक और फैक्टर है जिससे गोल्ड के दाम बढ़े हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो रीजन है वो ये है कि सेंट्रल बैंक इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है गोल्ड के ऊपर और दुनिया के तमाम जो बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो इस वक्त गोल्ड में बड़े पैमाने पर बाइंग कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल फैक्टर है जिससे गोल्ड कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में गोल्ड में गिरावट की कोई वजह दिख नहीं रही है। अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकती है तो ये गोल्ड के लिए और पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो मंदी की बात हो रही है, अगर ये मंदी की आशंका और गहराती है जिसके संकेत दिख रहे हैं तो इससे गोल्ड को और फायदा होगा कीमतों के लिहाज से। चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ पर जो आंकड़े आए हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, वो कमजोर आंकड़े आए हैं। तो ये सारे फैक्टर इस वक्त गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। लिहाजा बुलियन मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में
गोल्ड की कीमतें आपको 65,000 के स्तर पर भी दिख सकती हैं। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें, जो ट्रेडर हैं खास करके उनके लिए, कि जब मार्केट में एक तरफा तेजी आती है तो बिना किसी वजह के भी एक करेक्शन आ सकता है और आता भी है। तो एक करेक्शन मतलब एक गिरावट के लिए आप तैयार रहें, लेकिन ये गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। ओवरऑल जो फंडामेंटल है गोल्ड के वो मजबूत है और आगे तेजी आपको दिखेगी, लेकिन छोटा मोटा करेक्शन बीच में आ सकता है। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय बातचीत के लिए। आगे बढ़े, फेम 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम में सब्सिडी पाने के लिए सरकार को हेरफेर की कई शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। पूरा मामला और किन कंपनियों पर इसका असर होगा, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, जो ईवी कंपनीज है, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो 2 व्हीलर ईवी कंपनीज है, इन्होंने फेम 2 के तहत जो सब्सिडी मिलती है इसका गलत फायदा उठाया। देखिए, सरकार की जो गाइडलाइंस है इसके अनुसार फेम 2 के जो अंतर्गत है, यानी 1.5 लाख तक की जो 2 व्हीलर्स हैं, 5 लाख तक के 3 व्हीलर और 15 लाख तक के जो 4 व्हीलर्स हैं, इनके ऊपर सरकार विशेष सब्सिडी देती है। अब दरअसल ये 2 व्हीलर कंपनीज ने क्या किया कि इनके जो वाहन ये बेचते थे, इनकी कीमत एक शोरूम 1.5 लाख रुपए रखते थे, जिसके चलते बेनिफिट तो मिल जाता था सब्सिडी का, लेकिन इसके बाद ग्राहकों से जो है सॉफ्टवेयर पर अतिरिक्त 15,000 रुपए तक और चार्जर पर भी 15,000 रुपए चार्ज करते थे। तो दरअसल अगर आप देखें तो ये जो 2 व्हीलर बेचते थे 1.5 लाख से नहीं, करीब देखे 1,80,000 के आसपास की इसकी कॉस्टिंग आती थी। तो गलत तरीके से जो सब्सिडी ली, इसी के चलते अगर आप देखें तो सरकार ने इनकी करीब 1500 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो ब्लॉक कर दी, क्योंकि काफी सारे ग्राहक ऐसे थे जो शिकायत कर रहे थे कि हम सॉफ्टवेयर के लिए अतिरिक्त चार्ज क्यों दें, चार्जर ऑलरेडी जो कि व्हीकल का हिस्सा है, इसके बिना व्हीकल चल नहीं सकता है, इसके लिए अतिरिक्त ओवर एंड अबाव जो है चार्ज करना गलत है। ढेर सारी शिकायतें मिलने के बाद जो है सरकार ने यहाँ पर सख्ती दिखाई और देखिए अब कंपनीज को इन शिकायतों के सामने झुकना पड़ा। आप एथर इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में मार्केट लीडर है, काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। इन्होंने करीब 140 करोड़ के अमाउंट जो है वो ग्राहकों को रिफंड किए। 95,000 ऐसे क्लाइंट्स थे, ऐसे ग्राहक थे जिनसे अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए से ऊपर जो है वसूली की गई सॉफ्टवेयर के नाम पर या चार्जर के नाम पर। टीवीएस मोटर्स के ऊपर भी देखें तो इम्पैक्ट थोड़ा सा ही है, 16 करोड़ के आसपास का। हीरो मोटो यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास का और ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर 130 करोड़ का अमाउंट जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस खबर के बाद से हीरो मोटोकॉर्प ने अपने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी कीमतों में 20% यहाँ कटौती कर दी है। तब आप समझ सकते हैं कि जो हेडरूम चार्जर के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए वो बन जाएगा। और टीवीएस मोटर्स ने भी कह दिया कि 20 करोड़ रुपए जो खर्च करेंगे और ऐसे ग्राहक हैं इन्हें कंपनसेट करेंगे, इनके जो पैसे हैं उन्हें लौटाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ग्राहकों की जागरूकता है वो काम आई और सरकार की सख्ती के चलते बड़े रिफंड्स ग्राहकों को मिले हैं। और आज के बाजार की अब बात करते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी शानदार तेजी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा उछला, 61,749 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 166 अंक उछलकर 18,256 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ 43,685 के लेवल पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक और छोटे मझौले शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। गोवा में एससीओ मेंबर्स के विदेश मंत्रियों की बैठक 5 मई को होनी है, लेकिन उससे पहले आज भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच एलएसी और सीमा मुद्दों पर चर्चा हुई। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक अड्डा बन चुका है। कूटनीतिक अड्डा इसलिए क्योंकि यहां एक मंच पर दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 देशों के विदेश मंत्री जुटे हैं। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस समय गोवा में हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक तो सुबह 10 बजे होगी और आज की शाम भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की है। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, ये तय है। गोवा में आज की द्विपक्षीय वार्ताओं में सबसे अहम है भारत और चीन के बीच बातचीत, क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते असामान्य हैं, यानी ठीक नहीं है और इसकी वजह चीन है।
Whether it is the United States, Europe, Russia, or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding border management by them. एससीओ की औपचारिक बैठक जब शुरू होगी तब भी उम्मीद है कि सीमा पर तनाव और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत चीन और पाकिस्तान को सच का सामना कराए। अब सवाल है कि एससीओ की बैठक का फायदा कितना होगा। इसका जवाब जानने के लिए आपको एससीओ की बुनियादी बातें समझनी चाहिए। साल 1996 में जब एससीओ बना था, उस वक्त इस संगठन में सिर्फ 5 देश शामिल थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। हालांकि तब एससीओ का नाम शंघाई 5 था। शंघाई नाम इसलिए क्योंकि संगठन बनाने का ऐलान शंघाई में ही हुआ था। फिलहाल 8 देश एससीओ के सदस्य हैं: भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। वहीं ईरान, बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान एससीओ में शामिल होना चाहते हैं। एससीओ का दायरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व में इसका प्रभाव कितना ज्यादा पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत और चीन के आपसी संबंध कैसे रहेंगे। गोवा से शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत पहुंच चुके हैं। गोवा में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने से पहले बिलावल ने कहा कि एससीओ में मित्र देशों से रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है। पाकिस्तानी मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इस बात की बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। कि बिलावल भुट्टो खाली हाथ ही भारत से वापस जाएंगे, वो भले ही बहुत खुश होकर नजर बात कर रहे हो। कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे कि वहाँ पे चाइना और कुछ और कंट्रीज जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, ये सब के सब। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही कुछ अचीव नहीं कर सकेगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे रिलेशंस 2019 से खासे खराब हो चुके हैं। अपने गुब्बारे से खुद ही हवा निकाल दी थी बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा था मैं सिर्फ एससीओ करके जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए गोवा समेत एक फॉरेन टूर से ज्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान से ना तो बातचीत होगी ना ही संवाद। कुल मिलाकर बिलावल भुट्टो खाली हाथ गोवा पहुंचे हैं और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एससीओ के सदस्य देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय यानी 1-to-1 मुलाकात होगी। यानी पाकिस्तान की तरफ से जयशंकर को साफ साफ इशारा किया गया है। I'm looking forward to engaging bilaterally उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। जयशंकर से 1-to-1 बातचीत बिलावल के लिए किसी सपने जैसा है। हालांकि गोवा में बिलावल के इस सपने के पूरा होने की उम्मीद ना के बराबर है। भारत से संबंध बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। जब बिलावल गोवा पहुंचकर तस्वीरें क्लिक करवा रहे थे, तब पाकिस्तान में भारत से दोस्ती बढ़ाने का तराना चल रहा था। तो वो तो खैर बहरहाल बड़ी कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। इस वक्त देखें ना, अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी है, ठीक है, और 5वें नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी है दुनिया में। लेकिन हम लोग तो $1 अरब के लिए इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं ना। तो हमें तो ज्यादा नुकसान है कि हम अगर किसी भी मुल्क के साथ खराब तल्लुकात रखेंगे, खसूसन जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ, तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है उसका।
बिलावल भुट्टो के इंडिया पहुंचने पर पाकिस्तान का मीडिया स्पेशल कवरेज कर रहा है। बिलावल के गोवा पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के कई टीवी चैनल गोवा पहुंच गए हैं। इंडिया 360 डिग्री में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।